हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। तो गाइस, नाम के आगे आईएएस लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो देखिए, आज पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आया है, डायरेक्टली पेपर 2 के टॉपिक्स से कवर कर रहे हैं हम लोग। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो प्रीलिम्स 2021 में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एक फ्री में करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज जो है वो चालू हो गई है। जनवरी 2020 से मैं आप लोग का रिवीजन जो है वो करवा रहा हूं। उस रिवीजन को लेने के लिए आपको टीचमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एंड्रॉइड में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। एप्लीकेशन पर जाकर इस टीचमेंट क्लासरूम आईडी को जो है वो आप डाल दीजिएगा तो आप क्लास में आ जाएंगे, राइट। और फिर मतलब यानी कि कुछ घंटों के बाद, 4 घंटे के बाद मैं अप्रूव कर दूंगा आप लोगों को, आप क्लास में एनरोल हो जाएंगे। और आपको शाम में 6 से 7 बजे के बीच में जो है वो क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। और ये रेगुलर बेसिस पर मैं आपकी क्लास जो है वो कंडक्ट करवा रहा हूं, जैसे कि आपका पूरा पुराने जितने भी करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन भी हो जाए डेली बेसिस पर, राइट। तो चलो समय नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, जो कि आईसीएआई और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के बीच में हमें देखने को मिल रही है। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है कि अब एक एग्रीमेंट साइन होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बीच में, आईसीएआई और कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी क्यूएफसीए के बीच में। आईसीएआई जो है, इसके 6000 से भी ज्यादा मेंबर्स हम लोग को मिडिल ईस्ट में देखने को मिलते हैं, राइट। आईसीएआई के लिए अब ये अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, राइट, कि वो और भी दूसरी यानी कि इस मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में और भी जो है वो अपने कॉन्टैक्ट्स एनहांस कर सकती है, बढ़ा सकती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कॉपरेशन बढ़ाएगी इंस्टीट्यूट्स के बीच में, राइट। और ये मिलकर साथ में काम करेंगे, अकाउंटिंग प्रोफेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करेंगे, मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे अकाउंटिंग प्रोफेशन को, और एंटरप्रेन्योरशिप बेस जो है कतार के अंदर उसको बिल्डअप करेंगे। तो देखो, कतार जो है उसके साथ हम लोगों ने ये एमओयू साइन किया है। तो आईसीआई, जैसे कि आपके फ्रेंड्स होंगे, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह होंगे, राइट। तो ये क्या हो रहा है, अकाउंटेंसी में प्रोफेशनल बनाती है ये आईसीएआई। तो क्योंकि आईसीएआई का ही एग्जाम हम लोग को देखने को मिलता है जिसको पास करके लोग जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं। तो वैसे ही कतर में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अकाउंटिंग का जो प्रोफेशन है और भी ज्यादा अच्छा हो और एंटरप्रेन्योरशिप बेस कतर में क्रिएट हो। तो इसके लिए हम लोग जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, राइट, कतर के साथ। तो कतर को फायदा पहुंचाने के लिए हम जो है ये कार्य कर रहे हैं। और इससे हमारा क्या फायदा होगा, तो इस एमओयू के थ्रू हमारी जो आईसीएआई है, जो ये इंस्टीट्यूशन है, इसे पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में और अच्छी तरह से रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, राइट। साथ में मिलकर काम करेंगे और इवन इंडिया के बिजनेसेस हैं
कतर के अंदर उसको भी इससे काफी ह्यूज सपोर्ट मिलेगा, राइट, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो वहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इंडियन बिजनेसमैन है उनको इससे डायरेक्टली फायदा मिलेगा, राइट। और एमओयू के तहत हम लोग को देखने को मिलेगा आईसीएआई के मेंबर्स को भी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी कि प्रोफेशनल सर्विसेज कतर में जो है वो उनको मिल सके इस पर्पस के लिए, जैसे कि किन किन एरियाज में, ऑडिटिंग के एरियाज में, एडवाइजरी के, टैक्सेशन के, फाइनेंशियल सर्विसेज के और अलाइड सर्विसेज के, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया अकाउंटिंग और ये जो टैक्सेशन का जो एरिया है इससे जुड़े और भी दूसरे एरियाज होते हैं तो उसमें मदद मिलेगी। मैं चाहता हूं कि एक बार आपको कतर की लोकेशन दिखा दूं, तो ये तो एक न्यूज है, राइट, जो कि हम लोग को देखने को मिली इस प्रकार की, बट कतर की लोकेशन थोड़ी सी जान लो। तो देखो ये हमारा प्यारा इंडिया हम लोग को दिखाई दे रहा है। इंडिया से आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, अरेबियन सी की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान पड़ा, ईरान पड़ा, राइट। ईरान के नीचे आप देखेंगे तो आपको ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहीं पर दिखाई दे रहा है, गल्फ ऑफ ओमान के बगल में, राइट। और यहीं पर ही आप देखेंगे, और मैं थोड़ा जूम करता हूं तो पर्शियन गल्फ में ये कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है, कतर। इसके बगल में बहरेन है और कतर अपनी बाउंड्री जो है ये सऊदी अरेबिया के साथ शेयर कर रही है, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में कतर की लोकेशन का भी एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2021 के बारे में। तो ये क्या चीज है इसको हम लोग समझते हैं। तो बताया जा रहा है कि हमारी जो नेबर्स हैं, राइट, यानी कि इंडियन ओशन क्षेत्र पर जो नेबर्स हैं, राइट, जो इंडियन ओशन के वाटर्स को शेयर करती हैं नेबर कंट्रीज, तो उनके साथ हम अपने रिलेशंस को मजबूत कर रहे हैं, राइट। हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप और मजबूत कर रहे हैं मैरीटाइम नेबर्स के साथ, राइट, यानी कि जो शेयर करते हैं इंडियन ओशन रीजन को। तो इंडियन नेवी ने इस पर्टिकुलर जीएमएस गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2021 को होस्ट किया है। ये इवेंट पहली बार हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि वर्चुअल मोड में होस्ट किया गया है, राइट। और इसमें नेवल रिप्रेजेंटेटिव 13 इंडियन ओशन लिटोरल कंट्रीज के उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। ये 13 कंट्रीज कौन सी है? इंडिया है, बांग्लादेश है, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, सेशल्स, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशियस, सिंगापुर। ये सब जितनी भी कंट्री है वो इंडियन ओशन क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलती है। तो वहां पर सिक्योरिटी को एनहांस करना, कोऑपरेशन करना इन कंट्रीज के साथ। इसकी थीम जो है वो क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, यानी कि जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो होते हैं, जो खतरे वगैरह होते हैं, राइट, वो यहां पर जो बढ़ते हैं तो उनको हम लोग को जो है वो रोकना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है। अ केस ऑफ प्रोएक्टिव रोल फॉर इंडियन ओशन रीजन नेवी। तो ये सभी कंट्रीज की जो नेवी है उनके साथ मिलकर इंडियन ओशन रीजन को सुरक्षित करना है और ट्रेड जो है वो इस क्षेत्र में फ्री रहे, यानी कि किसी भी प्रकार की ट्रेड में रुकावट ना आए किसी तरीके से, तो उसको भी इंश्योर करना है, राइट। कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन नेवीज के साथ, राइट, कि जिससे कि जो कॉमन मैरीटाइम थ्रेट है, ये सभी कंट्रीज के जो कॉमन जो खतरे हैं, राइट, तो उन पर बेसिकली जोर दिया जा रहा है कि उनको रिजॉल्व करेंगे। तो ये सब साथ में मिलकर, इसमें सभी स्टेक होल्डर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, हितधारक हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको एक साथ लेकर आना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। और गाइज इंडियन ओशन 21वीं सेंचुरी का लैंडस्केप, स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप, रणनीतिक परिदृश्य का केंद्र जो है वो बन गया है। और ये सिंपोजियम जो है, यानी कि ये गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम, यानी कि ये फोरम जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है कि जितने भी हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, राइट, जिनकी भूमिका हम लोग को देखने को मिलती है कि वो इस क्षेत्र पर, यानी कि इस मैरीटाइम डोमेन पर उनका सभी का कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो उन सबको एक साथ लाने का ये काम कर रहा है सिंपोजियम, जिससे कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जा सके, पॉलिसी बनाई जा सके, इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म तैयार किया जा सके, राइट, इन कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए या साथ में मिलकर ये काम कर सके। तो उसके लिए ये फोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा ये इस क्षेत्र पर साथ में मिलकर स्ट्रेटजीज तो तैयार कर ही रहे हैं, राइट, जिससे कि सभी पार्टनर जो हैं और उनकी जो मैरीटाइम एजेंसीज है, जैसे कि नेवल फोर्स हो गई, राइट, और भी दूसरे इंस्टीट्यूशन जिनका इंटरेस्ट हम लोग को मैरीटाइम सेक्टर पर देखने को मिलता है, तो ये सभी सब एक साथ मिलकर पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, जो भी मुद्दे हैं इन फील्ड से रिलेटेड उसको रिजॉल्व करने की बात करेंगे। और ना ही सिर्फ इतना, बल्कि ये फोरम ये भी प्रोवाइड करा रहा है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज मैरीटाइम से रिलेटेड होता है तो वो मिलकर उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीजें सिंपल सी, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यहां पर ज्यादा कुछ नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम क्या है, एक प्रकार का फोरम है जो कि जितनी भी जो कंट्रीज हैं जो कि मैरीटाइम यानी कि इंडियन ओशन क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, इंडियन ओशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, तो वो इसका हिस्सा बनी है। और ये मिलकर जो भी इश्यूज वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र पर, इंडियन ओशन क्षेत्र पर, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए काम कर रही है, राइट।
तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में, राइट। तो ये था ओवरऑल टॉपिक, और पेपर 2 से रिलेटेड 2 ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये सब ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपको आइडिया होना चाहिए ना किस प्रकार का जो है मैरीटाइम सेक्टर को, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। तो यू शुड हैव सम एग्जांपल्स, कि इस प्रकार के एग्जांपल्स हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो ये वाली चीज। अब एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम, ये हम लोग को देहरादून और मसूरी के बीच में देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा, देहरादून और मसूरी के बीच में। तो बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है, यूनियन कैबिनेट जो है, इन्होंने देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे प्रणाली के विकास के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP जिसे हम लोग कहते हैं, तो इनकी एक जमीन जो है, इनकी जो भूमि है, उत्तराखंड सरकार को ट्रांसफर करने को अपनी मंजूरी दी। कि ये जो ITBP जो है, ये अपनी जमीन को इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड सरकार को ट्रांसफर करेगी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ये प्रपोजल रखा गया है इस रोपवे का, जो कि एक मोनो केबल रोपवे है, 5.5 किलोमीटर की लंबाई की रोपवे हम लोग को देखने को मिल रही है, देहरादून और मसूरी के बीच में है। देहरादून से हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये जो एरिया है पुरकुल गांव का, राइट, और मसूरी में लाइब्रेरी चौक हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके बीच में जो है वो ये 5.5 किलोमीटर की रोपवे बनाई जा रही है। इसकी 285 करोड़ रुपए इसकी एस्टीमेट कॉस्ट है। तो ये सब चीजें काम की नहीं, बस हाँ ये ध्यान में रखना कि रोपवे जो है वो किसके बीच में, तो मसूरी और देहरादून। मसूरी में क्या है, आपका सपना है मसूरी में, राइट। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ी सी मुस्कान तो आई होगी चेहरे पे, राइट। तो उसी चीज के लिए पढ़ो, तैयारी करो, एक एक दिन काम, मतलब आपको बिल्कुल एक एक दिन को गंवाना नहीं है, राइट। आपको बिल्कुल अपने टाइम टेबल, सुबह उठ के आपको टाइम टेबल बनाना है, या सोने से पहले टाइम टेबल बनाओ कि आप नेक्स्ट डे पूरे दिन क्या क्या करोगे। एक डायरी मेंटेन करो, जो चीज करते जा रहे हो उसको राइट टिक करो, और एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके, जैसे आपने जो टारगेट सेट किया उसका 80% भी आप अचीव कर पा रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में हो, राइट। चलो, अब ये रोपवे जो है वो एक बार में 1 घंटे में 1000 लोगों को जो है वो कैरी करने की कैपेसिटी रखती है, बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा ट्रैफिक को रिड्यूस कर देगी ये, यानी कि देहरादून और मसूरी के रूट में जो ट्रैफिक होता है, राइट, तो उसके फ्लो को रिड्यूस कर देगी ये रोपवे। और ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 350 लोगों को और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करीब 1500 लोगों को प्रोवाइड कराने की बात करती है, राइट, पोटेंशियल रखती है। और इससे टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट होंगे, राइट, तो जिससे अगेन टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिलेगा। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। कुछ बात करें इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, तो इंडिया की प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग को देखने को मिलती है। चाइना का तिब्बत ऑटोनॉमस क्षेत्र जो है, उसके बॉर्डर में आने वाले जितने भी एरिया हैं वहां पर ये पुलिस तैनात रहती है, राइट। इसका गठन हुआ था 1962 में, सीनो इंडियन वॉर 1962 के दौरान चाइना और इंडिया के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो है वो इसको बनाया गया, यानी कि इस फोर्स को बनाया गया इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992 के तहत, राइट। तो इसमें फोकस किया गया कि इसको जो है वो, इस पुलिस को जो है वो बनाना है और इंश्योर करना है कि जो भी बॉर्डर का एरिया है इंडिया और चाइना के बीच का, वहां पर ये फोर्स जो है वो तैनात रहे, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट हमने जाने। अब गाइस मैं चाहूंगा कि आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करें इस टॉपिक पर। सेबी से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, कुछ टर्म्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो इस पर हम लोग बात करेंगे गाइस। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो सेबी के बारे में पहले मैं आपको बताता हूं, न्यूज में क्या आया था उसको अभी थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे, पहले कुछ टर्म्स जान लो। तो सेबी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है, तो ये चीज ध्यान में रखना, सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1992 में स्टैब्लिश किया गया था, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत इसे किया गया था। तो देखो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है सेबी का, कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, राइट, कि किसी भी प्रकार का कंपनी ऐसा कुछ घोटाला ना कर दे जिसके चलते इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाता है। वो कंपनी के ऊपर चेक करती रहती है, देखती है, राइट, और इन्वेस्टर को बोलती है, प्रमोट करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, शेयर खरीदो कंपनी के, और उस चीज को रेगुलेट करती है, शेयर मार्केट को भी, राइट। तो सेबी के ये कुछ काम हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब प्रमोटर क्या होता है, आपसे पूछ लिया है कंपनी के अंदर प्रमोटर कौन होते हैं, तो जो मीनिंग है प्रमोटर का और प्रमोटर ग्रुप का, इसको डिफाइन किया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 में। जनरली प्रमोटर एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास आइडिया होता है, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने का, सेटअप करने का, राइट। वो व्यक्ति जो होता है वो, मतलब उसकी कंपनी होती है, यानी कि वो
स्टार्टर होता है, मतलब कि स्टार्ट करता है उस कंपनी को। तो प्रमोटर कौन होते हैं? वो लोग जो कि कंपनी को शुरू करते हैं, जिनकी एक्चुअल वो कंपनी होती है, राइट, जिनका एक्चुअल वो बिजनेस होता है, जिनका एक्चुअल वो आइडिया होता है, राइट, कि जिसके थ्रू जो है वो आगे कमाई करेंगे, राइट, आगे बढ़ेंगे, तो वो लोग प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर ग्रुप के अंदर कौन हो सकते हैं? तो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ये कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, ग्रुप हो सकता है इंडिविजुअल का, या कंपनीज हो सकती है, कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है, राइट। और इनके पास हम लोग को देखने को मिलता है कि 20% से भी ज्यादा जो है वो इनके पास इक्विटी होती है, शेयर होती है, 20% या 20% से ज्यादा इनके पास जो होते हैं वो शेयर होते हैं। तो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप जो होते हैं वो कौन होते हैं? कि ये इनिशियल जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कंपनी को स्टार्ट करते हैं, वो लोग होते हैं ये, राइट। और इनके पास लगभग 20% या उससे ज्यादा की उस कंपनी की होल्डिंग होती है। अब कंपनी को अगर चलना है, राइट, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए पैसा, उसको चाहिए फाइनेंस चाहिए। तो कंपनी पैसा कहां से ले सकती है? शेयर्स वगैरह जारी करके, राइट। कंपनी पैसा ले सकती है, लोगों को बोल सकती है आप हमारी बिजनेस में इन्वेस्ट करो, राइट, क्योंकि उसको ऑपरेशन करना है, राइट, काम करने हैं अपने। तो कंपनी को अगर काम करने हैं, कंपनी को आगे बढ़ना है, राइट, अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखना है, तो उसको चाहिए कैपिटल। और कैपिटल के लिए वो क्या बोलती है? ओनर्स बनाती है। अब जो शेयर होल्डर होता है वो कौन होता है? वो भी कंपनी का ओनर ही होता है, चाहे वो कम शेयर खरीदे या ज्यादा शेयर खरीदे। तो एक इशूअर टर्म हम लोग को देखने को मिलता है। इशूअर वो लीगल एंटिटी होती है जो कि डेवलप करती है, रजिस्टर करती है और सिक्योरिटीज को यानी कि शेयर को बेचती है अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए। अभी सेबी क्या बोल रही है? तो आपने आपने क्या चीज सीखी? प्रमोटर, इशूअर के बारे में और सेबी के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया। अभी रिसेंटली सेबी ने कहा है कि अब ये शिफ्ट कर रहे हैं, इन्होंने एक एक्चुअल प्रपोजल रखा है और पब्लिक को भी कहा है कि पब्लिक इस पर प्रपोजल पर कमेंट करे। तो इन्होंने प्रपोजल रखा है कि जो कॉन्सेप्ट है प्रमोटर का, ठीक है, इसको हटाकर पर्सन इन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने रखा जाए। तो प्रमोटर को हटाकर पर्सन इन कंट्रोल, ठीक है, उसको रखा जाए। एक और मैं चीज बताता हूं, जैसे कि अभी मुझे लग रहा होगा कि आपको शायद, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स में आपका इंटरेस्ट जो है वो जाने लगता है, राइट, आपको लगने लगता है कि अरे यार ये किस टाइप का टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं बैठ रहा। सेबी के चेयरमैन कौन है? जरा नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पर उनका आंसर लिखकर बताओ, और थोड़ा सर्च करना कि वो कौन सी पोस्ट के हैं, राइट, यानी कि रैंक क्या है उनकी। आईएएस ऑफिसर हैं, तो आप भी सेबी के कल को चेयरमैन बन सकते हो। तो यू शुड नो कि सेबी किस प्रकार से काम कर रही है, क्योंकि आप एग्जाम किसका दे रहे हो? सिविल सर्विसेज का, आईएएस आईपीएस का, राइट। और वो जो है सेबी के चेयरमैन, वो सिविल सर्वेंट ही हैं। तो आपको सेबी के बारे में पता होना चाहिए, जो चेंजेस आ रहे हैं वो पता होना चाहिए। कई सारे लोग ऐसे टॉपिक्स को मिस कर देते हैं, बट मैं आपको मिस करने नहीं दूंगा। तो देखो सेबी ने क्या कहा है कि प्रमोटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटाकर पर्सन इन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट शुरू किया जाए। और ये 3 सालों में वो बोल रहे हैं कि शुरू करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, राइट। तो अभी आगे चल के हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रमोटर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की हुई है, ठीक है, स्टार्ट करी है कंपनी, वो इनिशियल बिजनेस होल्डर होते हैं, ठीक है। और पर्सन इन कंट्रोल का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो उस कंपनी के अंदर जो भी कार्य हो रहा है उस चीज के लिए, राइट, यानी कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि उस कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब ऐसा क्यों कहा? तो उस चीज का आंसर मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाता हूं कि ऐसा क्यों किया, फिर अपन थ्योरी पे बात करेंगे। तो देखो आज की रेट में हम लोग क्या देखते हैं, एक कंपनी जो है वो शेयर जारी करती है, ठीक है, शेयर इशू करती है कंपनी, धड़ाधड़ जो है वो लोग उस पर अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि जो बड़ा शेयर होल्डर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रमोटर जो है उनके पास कितना परसेंट शेयर है? 20% में मान लेता हूं एक कंपनी का। एक कोई बड़ा इन्वेस्टर है जिसने उस कंपनी के अंदर 40% जो है वो इन्वेस्ट कर दी है, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक शिफ्ट नजर आ गया है, एक शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस तो उसी का ही है, कंट्रोल उस बिजनेस पे उसी का होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। आज के सिनेरियो में जो बड़े शेयर होल्डर, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो उस कंपनी को चला रहे होते हैं, क्योंकि जो बड़ा शेयर होल्डर है ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी उसको हर अपनी मीटिंग में बुलाएगी, हर इंपॉर्टेंट डिसीजन छोटे मोटे जो भी है तो वो उसी से पूछेगी, उसी से पूछ कर जो है वो लेगी, क्योंकि बड़ा शेयर होल्डर है। कल को उसे पसंद नहीं आया तो उस कंपनी से, कंपनी के शेयर बेच देगा, पैसे निकाल देगा, तो वो कंपनी जो है वो बुरी तरह से नुकसान में आ जाएगी, राइट। और इवन वो जो कंपनी है उसको ये भी डर रहेगा कि अरे यार इसने शेयर निकाल दिए तो हम तो डूब जाएंगे, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। और क्यों ऐसा होता क्यों है वो भी मैं आपको समझाता हूं। और कई बार तो जो कुछ कुछ ऐसे ऐसे होती है, यानी कि दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनीज होती है ना, वो जैसे कि 2 कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए कंपनी बी। अब कंपनी ए अच्छा बेनिफिट कर रही है, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमा रही है, रेपुटेशन उसकी मार्केट में अच्छी जा रही है। कंपनी बी क्या करती है, मतलब एक्सटर्नली बाहर से जो है वो उसके शेयर, भारी मात्रा में शेयर जो है वो परचेस करवा लेती है
राइट। तो ये जो इन्वेस्टर जो होता है ये कंपनी बी के बिहाफ में उनको एडवाइस देता है, राइट। तो ऑब्वियसली है कंपनी बी के बिहाफ में कॉम्पिटिटर को एडवाइस देगा तो इसकी तो आगे चल के इसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी, राइट, खत्म ही हो जाएगी। तो इस प्रकार से डर भी होता है कंपनी को बंद होने का। और दूसरी बात फिर वो जो बड़े शेयर होल्डर होते हैं वो एकदम से अपना पैसे निकाल लेंगे, वो उसका डर होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो डर है ना ये मुंह से बोला नहीं जाता, ये कंपनी के ओनर्स को पता होता है कि यार इस इन्वेस्टर ने अगर पैसा निकाल लिया तो उस कंपनी के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। और देखना कभी भी ये शेयर मार्केट में ऐसा होता ही है कि एक बड़ा इन्वेस्टर जब किसी कंपनी से पैसे निकालता है ना तो कंपनी के दूसरे जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो भी पैसे निकाल लेते हैं। वो क्यों, तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। शेयर मार्केट में हम लोग देखते हैं कि एक कंपनी से एक ने शेयर बेच दिए, पैसा बाहर निकाल लिया, उस कंपनी के शेयर डाउन। अब कंपनी के शेयर डाउन होंगे तो दूसरे लोगों को लगेगा अरे बाप रे कंपनी के शेयर डाउन हो रहे हैं, तुरंत मैं अपना पैसा निकाल लेता हूं नहीं तो और नुकसान हो जाएगा मेरा, राइट। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो इस पोजीशन पर था, इस एक्स पोजीशन पर था, शेयर डाउन हुए वाई पोजीशन पे वो आ गया, अब वो बोलेगा कि और जो है वो जेड पे ना चले जाए कहानी, तो उससे बेटर है कि मैं पैसा जो है वो अपना बाहर निकाल लेता हूं। अब जब वो पैसा निकालते जाएगा नीचे नीचे शेयर जो है वो होते जाएंगे तो कंपनी क्या होगी, बंद हो जाएगी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप करनी है। और इन्होंने सजेस्ट किया कि ये मिनिमम लॉक इन पीरियड को रिड्यूस कर देंगे, राइट, पोस्ट अ पब्लिक इशू फॉर प्रमोटर्स एंड प्री इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शेयर होल्डर्स के लिए। तो वो भी क्या चीज है वो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये चीज कही गई है कि मतलब अभी बताता हूं, चलो थ्योरी के थ्रू बताता हूं तब आपको समझ में आएगा। तो जो शिफ्ट हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर लैंडस्केप में, उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ओनरशिप जो और कंट्रोलिंग राइट्स जो हम लोग को आज की डेट में देखने को मिलती है वो काफी कम लोगों के हाथों में होती है। ये बिल्कुल कंप्लीटली उनके हाथ में नहीं होती जो कि प्रमोटर्स होते हैं या प्रमोटर ग्रुप होता है, क्योंकि आज की डेट में नए शेयर होल्डर उस कंपनी के अंदर आते हैं, राइट, एज अ प्राइवेट एंटिटी के तौर पर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पर। तो फिर वो पूरा कंट्रोल जो है, क्योंकि बड़े शेयर होल्डर हैं तो पूरा कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में चला गया, उन्हीं लोग के हाथ में हम लोग को देखने को मिलता चला जाता है, राइट। तो ये वाली बात बताई जा रही है। और इन्वेस्टर जो है वो फोकस किसके ऊपर करते हैं, क्वालिटी ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट के ऊपर, राइट, जो कि आज की डेट में बढ़ गया है कि बोर्ड मेंबर्स कौन है, मैनेजमेंट कैसे है कंपनी का, उस चीज को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर कंपनी के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो जो रेलिवेंस है प्रमोटर के कॉन्सेप्ट का वो कहीं ना कहीं जो है वो खराब हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, राइट। कि जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया फिर उसकी नहीं चलेगी, कुछ समय के बाद जो है वो दूसरा कोई इन्वेस्टर आया, राइट, अच्छा इन्वेस्टर हो तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग तो किसी इन्वेस्टर को देखते हैं कि अरे उस इन्वेस्टर ने वहां पर इन्वेस्ट किया, चलो हम भी अपना पैसा लगाएंगे, राइट। तो ऐसी भी चीज होने लगती है, राइट। तो वो वाली चीज चली जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर का फोकस जो होता है वो दूसरी जगह पे चले जाता है, राइट। तो इस तरीके की चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। और करेंट डेफिनेशन जो है वो सिर्फ फोकस करती है कैप्चर होल्डिंग पर, राइट, कि कौन व्यक्ति कितना इन्वेस्ट कर रहा है, किसके हाथ में कितने ज्यादा शेयर है, राइट। तो यही करंट डेफिनेशन हम लोग को देखने को मिलती है कि कॉमन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या पर्सन के पास कितने शेयर हैं, कितनी उसकी कैप्चरिंग हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो वो वाली चीज हम लोग को नजर आती है इस प्रकार से। तो इस चीज का महत्व क्या है, तो इस चीज के चलते हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो डिस्क्लोजर का बर्डन है कंपनी के लिए वो लाइट हो जाएगा, राइट, क्योंकि प्रमोटर के तौर पर चीजों को नहीं देखा जाएगा, पर्सन इन कंट्रोल के तौर पर देखा जाएगा चीजों को। और जो ये ओनरशिप के नेचर में जो चेंजेस हम लोग को नजर आ रहा है, यानी कि जिसके ज्यादा शेयर है वो ओनर उसका बन जाएगा, तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है, वैसे तो शेयर होल्डर्स तो एक प्रकार से कंपनी के ओनर ही होते हैं, बट जिसने जो स्टार्ट किया है जो वो प्रमोटर है, राइट, तो वो उसके पास माइनर शेयर होल्डिंग है और ना ही उसके पास कोई कंट्रोलिंग राइट हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सिचुएशन चेंज हो रही है। अब देखो एक कंपनी का प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर कौन है, जिसने कंपनी को स्टार्ट किया है। अब एक कंपनी का प्रमोटर जिसके पास खुद उतनी शेयर होल्डिंग नहीं है, राइट, तो वो क्या कर रहा है, वो एक ऐसा व्यक्ति जो कि कंपनी को इन्फ्लुएंस करता है, प्रमोटर। अब एक प्रमोटर है जिसके पास खुद के पास कम शेयर है, ठीक है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि वो जो है मतलब सभी स्टेक होल्डर, जितने दूसरे जो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं, उनके इंटरेस्ट में ये चीज नहीं आती है। मतलब देखा जाए अगर कॉमन सी बात है, जैसे कि मैंने कंपनी स्टार्ट करी, मेरे पास उस कंपनी के 20% मात्र शेयर हैं, राइट। मैं अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता हूं तो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि दूसरे का जो इंटरेस्ट है इस कंपनी के ऊपर है, उनको तो यही लगेगा यार इसके पास तो कम शेयर है, जिसके पास ज्यादा शेयर है 30-40% शेयर, इसके डिसीजन से उसको कहीं नुकसान ना हो जाए, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस चीज को लोगों के बीच में ऐसी चीजें ना है, ऐसी धारणा जो आज की डेट में बढ़ती जा रही है, उसको रिजॉल्व करने के लिए पर्सन इन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लेकर आई है कि प्रमोटर की जगह पर्सन इन कंट्रोल जो है वो कहा जाएगा, जैसे कि इस प्रकार की, क्योंकि ये नाम मात्र से इस
ये जो टर्म है ना, इस टर्म के कारण जो डेफिनेशन जो है और जो समझ है लोगों की वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, राइट। अब प्रमोटर के तौर पर मतलब एक व्यक्ति जो कंपनी को प्रमोट करता है, अब उसी खुद के पास 20% शेयर है और उसको आप प्रमोटर बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरे शेयर होल्डर है, उनके दिमाग में वो वाली चीज आ जाएगी ना कि अरे यार ये तो गड़बड़ वाली कहानी है, इसका कोई गलत डिसीजन जो है वो डुबा सकता है। तो इसलिए उसको फिर पर्सन इन कंट्रोल जो है वो कहा जाएगा, मतलब कि वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है कंपनी में अगर कुछ भी होता है उस चीज के लिए, राइट। ट्रांजिशन पीरियड, 3 साल के ट्रांजिशन पीरियड की ये बात कर रहे हैं कि प्रमोटर से पर्सन इन कंट्रोल के कंसेप्ट में ये चले जाएंगे, तो ये सजेशन इन्होंने दिया है। और इसके अलावा लॉक इन पीरियड जो है आईपीओ के, उसको रिड्यूस करने का एक रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। तो ये लॉक इन पीरियड आईपीओ के क्या है, तो ये पहले आईपीओ समझो आप, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब कि सिक्योरिटी शेयर को सेल करना पब्लिक को प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है, ये ऐसा मार्केट होता है जिसमें पहली बार, जैसे कंपनी है, कंपनी ने फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी जो है वो इशू करी, राइट। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी, पहली बार इसको सिक्योरिटी को शेयर को परचेज किया गया, फर्स्ट टाइम। जब भी एक कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है पहली बार, तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यू इशू मार्केट या फिर प्राइमरी मार्केट। और फिर क्या होता है कि एक शेयर उस व्यक्ति ने खरीद लिया, अब वो व्यक्ति दूसरे को जो है वो शेयर बेच सकता है। शेयर मार्केट में यही होता है ना, हम लोग को देखने को मिलता है, खरीदी बिक्री चलती रहती है। तो ये जो होती है हम लोग को देखने को मिलता है कि सेकेंडरी मार्केट से अलग होती है प्राइमरी मार्केट, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज जो होती हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं, राइट। और इसे हम लोग स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो कहते हैं। बट फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटी जो बेची जाती है कंपनी के द्वारा, ऑफर की जाती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखना। और इट इज व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, राइट, मतलब कि जो कि स्टॉक मार्केट में हम लोग को लिस्टेड नहीं देखने को मिलती, मेक्स ईदर अ फ्रेश इशू, या तो वो फ्रेश इशू करती है सिक्योरिटीज को, या फिर सेल के लिए ऑफर करती है अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के, या फिर दोनों ही कर सकती है ये पहली बार पब्लिक को, राइट। तो ऐसी चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो अनलिस्टेड कंपनीज ऐसी कंपनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। इट इज जनरली यूज्ड बाय न्यू एंड मीडियम साइज कंपनी। तो इस प्रकार की जो ऑफरिंग होती है आईपीओ की, तो वो नई या मीडियम साइज कंपनी जो है वो उपयोग करती है, राइट, अपने फंड्स वगैरह को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, कैपिटल उठाने के लिए मार्केट से। और आईपीओ का लॉकिंग पीरियड हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो इसमें क्या होता है, एक कंपनी क्या बोलती है, जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि जो ज्यादा शेयर परचेज करते हैं उस कंपनी के अंदर, तो उनको रोक दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है उनके शेयर्स सेल आउट करने के लिए। जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लुएंस करते हैं, कंपनी को डुबाने के लिए करते हैं। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक कंपनी का, राइट, कि XYZ कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है अगर, राइट, तो उसमें अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया था मैंने आपको कि अगर दो कंपनी है, एक कंपनी को दूसरी कंपनी को डुबाना है, तो वो इस प्रकार की हरकत जो है वो कर सकती है, राइट। तो कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बड़ा शेयर खरीद लिया और फिर एकदम से उसको बेच दिया, तो इस प्रकार से घोटाला कर दी। तो इसलिए मतलब मेजर शेयर होल्डर्स को जो है वो प्रोहिबिट, बैन कर दिया जाता है अपने शेयर सेल करने के लिए। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, तो इस मेथड के अंदर शेयर्स और सिक्योरिटीज जो होती हैं वो डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं की जाती, बट वो सेल के लिए ऑफर की जाती है इंटरमीडिएटरीज को, जैसे कि इशूइंग हाउस को या स्टॉक ब्रोकर्स को। तो ब्रोकर जो होते हैं उनको दिया जाता है, डायरेक्ट पब्लिक को नहीं दिया जाता। फिर ब्रोकर जो है वो फिर फर्दर जो है वो इस प्रकार से सेल करते हैं। और वही चीज जो मैंने आपको बताई कि एक कंपनी जो है वो सिक्योरिटी बेचती है ब्रोकर को, और फिर ब्रोकर पब्लिक को जो है वो करता है, ट्रैक करता है कि पब्लिक जो है वो उसमें इन्वेस्ट करे। तो ये वाली चीज है। तो ये जो लॉकिंग पीरियड है ना, तो इसकी भी यहां पर बात की गई। अब देखो, मैंने आपको बताया था सेबी क्या कर रही है, सेबी जो है वो रिड्यूस करने की बात कर रही है लॉक इन पीरियड को। तो देखो, अगर ऑब्जेक्टिव जो है इशू का, शेयर बेचने का, वो ऑफर फॉर सेल के लिए है या फाइनेंसिंग के लिए है, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर प्रोजेक्ट, then minimum promoter contribution of 20% should be locked in for 1 year from the date of allotment in IPO. Currently lock in period is 3 years. इसका मतलब क्या हुआ, ऑफर फॉर सेल में मैंने आपको क्या बताया था, ये बेसिकली स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह जो होते हैं उनको दिया जाता है, राइट। स्टॉक ब्रोकर्स को, इंटरमीडिएटरीज को जो है वो ये शेयर्स दिए जाते हैं। अब स्टॉक ब्रोकर तो अपने पास एक साथ ज्यादा मात्रा में जो है वो शेयर परचेज करेंगे, तो जिनके पास, यानी कि जो भी स्टॉक ब्रोकर जिनका कंट्रीब्यूशन 20% का हम लोग को देखने को मिलता है, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20% का हम लोग को देखने को मिलता है, उनको कहा जाता है, उनको 1 साल के लॉक इन पीरियड पर रखा जाएगा, ना कि 3 साल के। क्योंकि 3 साल के लिए रखा जाता है तो फिर वो इस प्रकार से इंटरमीडिएटरीज होती है वो अनलिस्टेड कंपनी के पास नहीं आती है, तो उससे अनलिस्टेड कंपनी को फायदा होता नहीं है। तो कंपनी का भी फायदा हो, इसलिए उन्होंने लॉक इन पीरियड को किस चीज के लिए, पर ऑफर फॉर सेल के लिए। तो ये ऑफर फॉर सेल थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। बट मेनली आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं टर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें
जो है वो ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। अब देखिए सुपर साइकिल ऑफ कमोडिटीज की यहां पर बात हो रही है, तो ये क्या है इसको आप लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिसेंटली ये टर्म उपयोग में लिया जा रहा है, न्यू कमोडिटी सुपर साइकिल या कमोडिटी सुपर साइकिल। क्यों दिया जा रहा है? तो पूरे दुनिया भर में जो कमोडिटी है उसके प्राइजेस में वृद्धि हुई है, उनकी कीमतों में वृद्धि जो है वो बताई जा रही है, राइज हुई है उनकी प्राइजेस में। तो कमोडिटी क्या है गाइस? तो बेसिक गुड है, बेसिक वस्तु सामान हम लोग को देखने को मिलता है जो कि कॉमर्स में उपयोग में लिया जाता है, राइट। वाणिज्य में उपयोग में लिया जाने वाला एक बुनियादी वस्तु होता है, राइट। तो आसान भाषा में कमोडिटीज का ज्यादातर उपयोग जो है वो इनपुट के तौर पर किया जाता है अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, तो मतलब कि रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इनकी प्राइसेस में वृद्धि हम लोग को पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रही है। तो कुछ चीजों की बात करते हैं। कमोडिटी सुपर साइकिल ये एक सस्टेन्ड पीरियड ऑफ एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग डिमांड ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलती है। जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस में वृद्धि हम लोग को देखने को मिलेगी। बचपन से आप पढ़ते जा रहे हो। तो प्रोड्यूसर जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस डिमांड को मैच करने के लिए, तो उसके कारण क्या होता है? प्राइस में इंक्रीज हो जाता है, राइट। और दैट कैन लास्ट ईयर्स, बहुत सालों तक चल सकता है, इवन डिकेड्स तक चल सकता है, या फिर और ज्यादा पीरियड के लिए चल सकता है। तो इस प्रकार की चीज होती है। तो और अभी कमोडिटी सुपर साइकिल हुई है, हमें देखने को मिली, ऑब्जर्व की गई है पूरे दुनिया भर में। करंट सिचुएशन क्या है? अगर मेटल्स की हम लोग बात करें तो स्टील जो कि कॉमन तौर पर इनपुट के तौर पर उपयोग में लिया जाता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या इंडस्ट्री में, राइट है कि नहीं? स्टील का उपयोग किया जाता है। तो इसका प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई हो गया, यानी कि अभी तक में सबसे महंगी हो गई है स्टील। और इसकी वजह यह बताई गई है कि पिछले एक वर्ष में, पिछले एक साल में हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे मेटल्स की कीमतों में वृद्धि हुई है। जो प्रीशियस या बेस मेटल्स हैं काफी सारे, उनके प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट की बात करें तो वहां पर शुगर, कॉर्न, कॉफी, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल के प्राइसेस में एकदम तेजी से वृद्धि देखने को मिली। और इस चीज का जो इफेक्ट था वो डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने को मिला। अब सुपर साइकिल, जो कमोडिटी सुपर साइकिल जो है वो किस वजह से हुआ, उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण है ग्लोबल डिमांड। देखो टयूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में इशू चला था, ट्रेड वॉर हम लोग को देखने को मिला था। दोनों ने ही अपनी अपनी ड्यूटीज जो है उसको बढ़ा दिया था। अब दोनों कंट्री अपनी अपनी ड्यूटीज, टैक्सेस बढ़ा देंगी, राइट। यानी कि एक दूसरे की कंट्री के लिए, जैसे कि चाइना से सामान यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर करेगा तो जो वो सामान जो होगा उस पर ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगेगी। मतलब कि वो जो रॉ मटेरियल है, जो सामान आ रहा है या जो भी सामान प्रोडक्ट आ रहा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में महंगा हो जाएगा। और कई बार यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है वेरियस चीजों को, तो उससे क्या हो रहा है? जो फाइनल गुड जो है वो भी महंगा हो रहा है। तो ये एक कारण था, तो जिसके बारे में, ट्रेड वॉर के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये वाला पॉइंट भी बताया था, राइट। अभी ये इसको बात होगी 2019 में आप लोग को पढ़ाया था, पहले से जुड़े हो गए तो आपको ये वाली चीज याद आ गई होगी। मैं बोलता भी था कि इसका जो हरकत है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की, जो ये लड़ाई है, ट्रेड वॉर जो है, इसका असर हम लोग को ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा। और देखो मिल ही रहा है लंबे समय तक इसका असर। अभी कितने साल हो गए, अभी भी असर इसका नजर आ रहा है। सप्लाई साइड कांस्टेंट, सप्लाई जो है वो हो नहीं रही, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा। लूज मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग को सेंट्रल बैंक्स की तरफ से देखने को मिल रही है, इंडस्ट्रीज वगैरह को लोन नहीं मिल पा रहा है। एक चीज है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो चला, मतलब चेंज हो गया है। तो लोग बाग जो है वो एसेट क्रिएशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आगे जब महंगाई बढ़ेगी तो उस इन्वेस्टमेंट में उनका जो है वो फायदा होगा। तो ये भी एक वजह है कि कंपनीज वगैरह में शेयर परचेस करने की जगह प्रॉपर्टी या दूसरे एसेट्स वगैरह में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। तो जिससे कि कंपनी के पास पर्याप्त कैपिटल नहीं आ पा रहा। तो कई बार ये भी बोला जाता है कि वो डिमांड और सप्लाई वाली सिचुएशन नहीं है, ये जो सिचुएशन है वो यही है कि लोग बाग जो है वो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो एसेट पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। तो वो डिमांड ड्रिवन वाली भी चीज नहीं है कि जो आज की डेट में महंगाई बढ़ रही है। चिंता वाली बात हम लोग को क्या देखने को मिलती है? तो इनपुट कॉस्ट महंगी होगी तो ऑब्वियस ही बात है आउटपुट कॉस्ट भी महंगी हम लोग को देखने को मिलेगी ही। तो इनपुट लागतों को बढ़ावा देगा, जो या एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि इससे ना केवल भारत में बुनियादी अवसंरचनाएं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनकी लागत पर असर पड़ने की उम्मीद है, बल्कि समग्र मुद्रास्फीति यानी कि पूरा का पूरा ओवरऑल इन्फ्लेशन, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिकवरी और नीति निर्माण पर भी प्रभाव पड़ेगा, पॉलिसी मेकिंग पर भी इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ये वाली चीज आपसे पूछी जाएगी, मेनली ये टर्म पूछा जाएगा कि बताओ ये सुपर साइकिल ऑफ कमोडिटीज क्या है। तो पूरे दुनिया भर में जब एकदम से प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं कमोडिटीज यानी कि रॉ मटेरियल के तौर पर, उसको याद रखना। तो वो चीज ये होती है सुपर साइकिल ऑफ कमोडिटीज। मेटल के प्राइस हाई होंगे तो ऑब्वियस ही बात है होलसेल प्राइस इंडेक्स भी हाई हम लोग को देखने को मिलेगा, उसका इन्फ्लेशन, राइट।
सो द कोर इन्फ्लेशन में नॉट कम डाउन, तो जो कोर इन्फ्लेशन जो है वो नीचे नहीं आएगा। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है, राइट। और मुद्रा फीसदी इन्फ्लेशन को कम करना मुश्किल होगा, राइट, जो अगर इस प्रकार की सिचुएशन अगर हमेशा रहेगी तो। लूज और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके थ्रू अगर इंटरेस्ट रेट को लो करते हैं, राइट, तो बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी। लोग बाग जो है वो पैसा जो है वो मतलब बोरो करना शुरू कर देंगे, लोन लेना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, लोगों के हाथ में जो है वो पैसा आ जाएगा, राइट। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर लूज मॉनेटरी पॉलिसी। कन्वर्सली एक मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है जिसके थ्रू इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ा दिया जाता है और बोरोइंग को कम कर दिया जाता है, इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो ये लूज मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है उसका डिफरेंस है, राइट। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, टर्म्स वगैरह। इन्फ्लेशन के टर्म की बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस बढ़ना, गुड्स और सर्विसेज के सामानों के प्राइस बढ़ना, राइट। कि जैसे डेली और कॉमन यूज के प्राइस गुड्स हैं, जैसे कि खाना हो गया, कपड़े हो गए, हाउसिंग हो गया, रिक्रिएशन का सामान हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, राइट, कंज्यूमर स्टेपल वगैरह हो गए। तो ये सब जो चीजें होती हैं, तो इसमें अगर एकदम यानी कि कॉमन गुड्स में अगर एकदम से प्राइस बढ़ जाता है तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, महंगाई बढ़ रही है यार, राइट। तो वो यही वो चीज है। इन्फ्लेशन मेजर कैसे किया जाता है, तो एवरेज प्राइस का जो चेंज हम लोग को बास्केट ऑफ कमोडिटीज में देखने को मिलता है या सर्विसेज में ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलता है, तो वो इन्फ्लेशन इस प्रकार से मेजर किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन को अगर आपको मेजर करना है तो वो जो उपयोग वाला जो सामान हम लोग को देखने को मिलता है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे फ्यूल की बात कर लो आप, आज से 5 साल पहले फ्यूल के प्राइस कितने थे और आज की रेट में कितने हैं, उस चीज को आप मेजर करो, उस डिफरेंस को, खुद पता लगेगा कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है, कि पहले जो है वो लोग परचेज कर लेते बट आज की रेट में जो लोग जो है वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इसमें अल्टीमेटली क्या होता है, डिसेलरेशन हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिलता है, कि फिर इकोनॉमिक ग्रो नहीं होती है, राइट। और अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि इन्फ्लेशन महंगाई क्या हमेशा ही खराब होती है, तो नहीं, महंगाई हमेशा खराब नहीं होती। ये प्रोडक्शन जो होता है एक कंट्री के अंदर उसको प्रमोट करती है, बट वो मॉडरेट लेवल में महंगाई होनी चाहिए। देखो जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग बाग जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन का काम करेंगे, राइट। ज्यादा से ज्यादा हम लोग को देखने को मिलेगा कि जैसे हर एक व्यक्ति जो है वो उसका सोचना ये होता है कि आज मैं जितने पैसे खर्च कर रहा हूं, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेता हूं, थोड़ी सी ज्यादा और कमाई कर लेता हूं, जिससे कि मेरे पास थोड़ी सेविंग भी रहे। तो उससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली प्रोडक्शन, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है ये दो मेन इंडिसेस के थ्रू जो है वो मेजर किया जाता है, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट, जो कि मेजर करती है होलसेल और रिटेल लेवल प्राइस चेंजेस को। तो होलसेल प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो मेजर करती है, और जो रिटेल प्राइस जो होते हैं एमआरपी जिस पे हम लोग सामान वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको रिटेल प्राइस चेंजेस के लिए ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो मेजर करती है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब एक होता है कोर इन्फ्लेशन। अब देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज की कीमतों में जो चेंज आता है, राइट, तो उनको मेजर किया जाता है, बट इसमें ऐसे गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता जो कि फूड और एनर्जी सेक्टर से होते हैं, क्योंकि इनके इन्फ्लेशन को मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि ये वॉलेटाइल होते हैं, मतलब कि इसमें चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, अस्थिरता इसमें देखने को मिलती है। जैसे खाने के प्राइस है, प्याज का प्राइस आज जो है वो आसमान छू रहा होगा, कल जो है वो डाउन हो जाएगा, फ्लक्चुएट हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कोर इन्फ्लेशन, क्योंकि इसका उपयोग जो है इंपैक्ट जो होता है, प्राइस अगर बढ़ती है और कंज्यूमर की इनकम पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये इसको पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन का मेन फोकस ये रहता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे अगर एकदम प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर की पॉकेट पर उसका क्या इंपैक्ट होगा, इसको देखने के लिए चीज की जाती है, कोर इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो उससे पता लगता है, पॉलिसी मेकर्स को पता लगता है कि किस प्रकार से उनको एक्ट करना है, राइट। अब देखो डिसीजन मेकर को आज की डेट में क्या करना चाहिए, जो मिसमैच जो हम लोग को डिमांड और सप्लाई में देखने को मिल रहा है, राइट, तो उसको तो पहले देखना चाहिए ध्यान से पॉलिसी मेकर को, डिसीजन मेकर को, कि क्या मिसमैच हो रहा है, और उस गैप को फिलअप करने पर काम करना चाहिए, कि मतलब कि पर्टिकुलरली कहां पर इन्वेस्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आज हमें देखने को मिल रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, आज हमें देखने को मिल रहा है कि कपड़ों के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए, तो पॉलिसी मेकर को पहले देखना चाहिए कि यार मतलब कंपनी जो है, जो मिल वाली जो कंपनी जो कपड़े वगैरह बनाती है, वो कंपनी जो है वो क्यों प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पा रही है, उसकी वजह जानो। क्या कैपिटल की कमी के कारण ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट का काम करो, जिससे कि प्रोडक्शन हो और डिमांड और सप्लाई का गैप जो है वो फुलफिल हो, और जिससे कि प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाए कमोडिटी के, है ना। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू उन एरियाज पर हम लोग को करना है इन्वेस्टमेंट, जिन एरियाज पर आवश्यकता है, जिन एरियाज पर इस प्रकार की
इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है वो महंगे होते जा रहे हैं, तो ये वाली चीज है। तो इसी के साथ ये टॉपिक अपना फिनिश होता है। इसमें बहुत सारी अपन ने टर्म्स वगैरह की बात करी और इवन हम लोगों ने एक और ये वाला टर्म जो है वो समझा, सुपर साइकिल ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक और इसी के साथ अपना लेक्चर फिनिश होता है। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर आपको क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए पॉलिटी का कोर्स अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स आप ले सकते हैं, पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है, राइट। एनवायरमेंट का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पूरी डिटेल्स दी हुई है। पॉलिटी और एनवायरमेंट का कोर्स मैं ही कंडक्ट कर रहा हूं। सी सेट का कोर्स आप लोग के लिए अवेलेबल है, हिस्ट्री का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो जरूर ले लेना, राइट। अभी आपके पास समय है अपने ऑप्शनल को अच्छे से करने का, तो इस समय को मत गवाना। 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उन फैकल्टी के पास, जिन फैकल्टी के थ्रू आपकी ये तैयारी होगी सोशियोलॉजी की। 25 ईयर्स पढ़ाया उनने और यूपीएससी रैंक 5 दिलवाई है एक स्टूडेंट को, राइट। यूपीएससी रैंक 5, आप सोचो क्या होता है। तो बहुत मतलब बेहतरीन फैकल्टी है। और यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अभी मौका है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का, राइट, क्योंकि बहुत शानदार चीज है इस टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए। मतलब सिलेक्शन की इंश्योरिटी ये सब कोर्सेज आपकी करवाते हैं, राइट। अगर आप जो चीज बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, सिलेक्शन की इंश्योरिटी है, राइट। अब करंट अफेयर्स के पेड पैकेज के बारे में आपको बता देता हूं। मात्र 100 रुपीज की फीस में जो आप ये डेली लेक्चर्स देखते हैं उनकी आपको पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, आपको रिवीजन करने के लिए वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, राइट, रिवीजन करने के लिए। तो ये पूरी चीज जो है वो आपको मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में मिलती है। एक ऑफर भी है जिसको आप ले सकते हैं। और एमसीक्यू अगर आपको चाहिए करंट अफेयर्स के मंथली एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना है तो वो वाली फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन करना है या कुछ कोई समस्या आती है तो आप मुझे 9713282838 पर कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कोर्सेज के बारे में, अगर आपको कुछ डाउट है तो, राइट। और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर, इस यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उसकी डिटेल्स चाहिए, इनरोलमेंट डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। जैसे आपको सी सेट कोर्स चाहिए तो सी सेट लिख दीजिए, हिस्ट्री का कोर्स चाहिए तो हिस्ट्री लिख दीजिए, पूरे चाहिए तो सभी कोर्सेज के नाम लिख दीजिए, तो आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी, पेमेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो उसके थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं फीस की और आपको एनरोल कर लिया जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।